पोर्ट्रेट पे जाके अपना रिस्पेक्ट पे करना, तो वो इंडिया हाउस भी आए थे। वहाँ पे सावरकर भी रहते थे। तब सावरकर वहाँ पर स्टूडेंट थे। लाल कृष्ण आडवाणी का केस हो या चाहे सावरकर का केस हो, अंग्रेजों के प्रति सावरकर के विरोध को बढ़ाने की बजाय समाप्त कर दिया। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तड़प। कैसे हैं दोस्तों, ये है विनायक दामोदर दास सावरकर के कसीदे पढ़ते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। इसे एक विडंबना ही कहा जाएगा कि कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनसंघ के सदस्य ना रहे वीर सावरकर का नाम संघ परिवार में बहुत इज्जत और सम्मान के साथ लिया जाता है। वर्ष 2000 में वाजपेयी सरकार ने तत्कालिक राष्ट्रपति के.आर. नारायण के पास सावरकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का प्रस्ताव भी भेजा था, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। बहुचर्चित किताब द RSS आइकन्स ऑफ द इंडियन राइट लिखने वाले मिलाजन मुखोपाध्याय बताते हैं 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का शपथ लेते हैं। उसके ठीक एक दिन बाद, जो कि सावरकर की बर्थ एनिवर्सरी भी है, उस समय वो पार्लियामेंट जाते हैं और जाके उनकी तस्वीर को माला चढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद सावरकर का इस तरह से पोर्ट्रेट पर जाके अपना रिस्पेक्ट पे करना, हमको मानना पड़ेगा कि सावरकर बहुत ही कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर थे। हम नहीं भूल सकते कि गांधी मर्डर केस में उनके खिलाफ केस चला था, वो एक्विट हो गए थे, लेकिन उनके जीवन काल में दोबारा से कपूर कमीशन बैठी थी और कपूर कमीशन की रिपोर्ट में आज भी जो कहते हैं कि निडल ऑफ सस्पिशन उनसे हटा नहीं है। उस नेता को जाके अपना मानना एक बहुत बड़ी सिंबॉलिक एक्ट थी प्रधानमंत्री मोदी की। 1906 में लंदन में अक्टूबर की ठंडी शाम एक चित पावन ब्राह्मण इंडिया हाउस के अपने कमरे में झींगे यानी प्रॉन्स तल रहा था। उसने गुजराती वैश्य को अपने यहाँ पर खाने के लिए बुलाया था, जो दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों के अधिकारों के प्रति दुनिया का ध्यान अट्रैक्ट कराने लंदन पहुंचा हुआ था। उस समय महात्मा गांधी महात्मा नहीं थे, मोहनदास करमचंद थे। हिंदुस्तान वापस नहीं आए थे। साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ सत्याग्रह शुरू करना चाहते थे। उनको सपोर्ट चाहिए था, उनको रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए। जो भारतीय इंग्लैंड में रहते थे उनसे वो मिलने गए थे, तो वो इंडिया हाउस भी आए थे। वहां पे सावरकर भी रहते थे। तब सावरकर वहां पर स्टूडेंट थे। जब गांधी जी पहुंचे उनसे मिलने के लिए, तो उस समय वो अपना शाम का भोजन तैयार कर रहे थे। वो प्रॉन्स तल रहे थे अपनी फ्राई पैन में। तो उन्होंने वो बनाने के बाद गांधी को बोला कि मोहनदास जी आप खाइए। तो गांधी ने कहा कि भाई मैं वेजिटेरियन हूँ। तो सावरकर ने कहा कि आप अंग्रेजी साम्राज्यवाद से कैसे लड़ेंगे विद नो एनिमल प्रोटीन। ये एक विडंबना है जो आपको देखने को मिलेगी, ना सिर्फ सावरकर में, लेकिन तमाम देश के, दुनिया के कई सारे लोग, जो लोगों ने रिलीजन को इस्तेमाल किया पॉलिटिकल पावर पाने के लिए, जबकि वो अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा रिलीजियस नहीं थे। चाहे वो मोहम्मद अली जिन्ना का केस हो, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी का केस हो, या चाहे सावरकर का केस हो। अपने राजनीतिक विचारों के लिए सावरकर को पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से निकाला गया था। उन पर 1910 में नासिक के कलेक्टर की हत्या में संलिप्त होने का आरोप था। उनको गिरफ्तार किया गया था। सावरकर पर बहुत रिसर्च करने वाले वरिष्ठ पत्रकार निरंजन टकले बताते हैं नासिक के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे जैक्सन की हत्या हुई थी और उस सिलसिले में उनके बड़े भाई को अरेस्ट कर लिया गया था, गणेश दामोदर सावरकर को। और सावरकर ने जो लंदन से पिस्टल भेजे थे, उनमें से एक पिस्तौल का इस्तेमाल करके जैक्सन की हत्या हुई थी। वो उनके ऊपर जुर्म और आरोप था अबेंडमेंट ऑफ मर्डर, उसमें उनको अरेस्ट किया गया था। SS मौर्य नाम की शिप से उनको लंदन से इंडिया ला रहे थे और पहले मार्शलिस पोर्ट पर उन्होंने इंटीमेशन दिया था कि मेंटेनेंस के लिए वहां पर यह शिप रुकेगी। तो मार्शलिस में जब शिप एंकर हुई तो वहां पर पोर्ट होल जो है, जो शिप के साइड में उस वक्त होल्स होते थे, उस पोर्ट होल से सावरकर ने जंप किया। आगे की कहानी उनकी जीवनी ब्रेव हार्ट सावरकर लिखने वाले आशुतोष देशमुख बताते हैं कि सावरकर ने जानबूझकर अपना नाइट गाउन पहन रखा था। शौचालय में शीशे लगे हुए थे।
ताकि बंदी पर नजर रखी जा सके। सावरकर ने अपना गाउन उतारकर उससे शीशे को ढक दिया। उन्होंने पहले से ही शौचालय के अंदर के पोर्टल को नाप लिया था और उन्हें अंदाजा था कि वो इसके जरिए बाहर निकल सकते हैं। उन्होंने अपने दुबले पतले शरीर को पोर्ट होल से नीचे उतारा और बीच समुद्र में कूद गए। उनकी नासिक की तैरने की ट्रेनिंग काम आई और वो तट की तरफ तैरते हुए बढ़ने लगे। सुरक्षा कर्मियों ने उन पर गोलियां चलाई, लेकिन वो बच निकले। तैरने के दौरान सावरकर को चोट भी लगी और उससे खून बहने लगा। सुरक्षा कर्मी भी समुद्र में कूद गए और तैरकर उनका पीछा करने लगे। सावरकर करीब 15 मिनट तैरकर किनारे पर पहुंच गए, लेकिन किनारा बहुत रपटीला था। पहली बार वो फिसले, लेकिन दूसरी कोशिश में वो जमीन पर पहुंच गए। वो तेजी से दौड़ने लगे और 1 मिनट में उन्होंने करीब 450 मीटर का फासला तय किया। उनके दोनों तरफ कारें दौड़ रही थीं। सावरकर करीब करीब नंगे थे। तभी उन्हें एक पुलिस वाला आता हुआ दिखाई दिया। वो उसके पास जाकर अंग्रेजी में बोले, मुझे राजनीतिक शरण के लिए मजिस्ट्रेट के पास ले चलो। और उनके पीछे पीछे दौड़ रहे सुरक्षाकर्मी चिल्लाए, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो उसे। सावरकर ने बहुत प्रतिरोध किया, लेकिन कई लोगों ने मिलकर उन्हें पकड़ ही लिया। इस तरह सावरकर की कुछ मिनटों की आजादी खत्म हो गई और अगले 25 सालों तक वो किसी न किसी रूप में अंग्रेजों के कैदी रहे। उन्हें 25-25 साल की 2 अलग अलग सजाएं सुनाई गईं और सजा काटने के लिए भारत से दूर अंडमान यानी काला पानी में भेजा गया। उन्हें 698 कमरों की 3.5 बाय 5.5 फीट की जेल में कोठरी नंबर 52 में रखा गया। वहां के जेल जीवन का जिक्र करते हुए आशुतोष देशमुख सावरकर की जीवनी में लिखते हैं, अंडमान में सरकारी ऑफिसर बग्गी में चलते थे और राजनीतिक कैदी इन बग्गियों को खींचा करते थे। वहाँ ढंग की सड़कें नहीं होती थी और इलाका पहाड़ी होता था। जब कैदी बग्गी को खींच नहीं पाते थे तो उनको गालियां दी जाती थी और उनकी पिटाई भी होती थी। परेशान करने वाले कैदियों को कई दिनों तक सिर्फ पानी वाला सूप दिया जाता था। इसके अलावा उन्हें क्विनाइन पीने के लिए दी जाती थी, जिससे उन्हें चक्कर आते थे। कुछ उल्टियां भी कर देते थे। कुछ को बहुत दर्द रहता था। सभी कैदियों को शौचालय ले जाने का समय तय रहता था और शौचालय के अंदर भी उन्हें तय सीमा तक ही रहना होता था। कभी कभी कैदी को जेल के अपने कमरे के कोने में ही मल त्यागना होता था। जेल की कोठरी की दीवारों से मल और पेशाब की बदबू आती रहती थी। कभी कभी कैदियों को खड़े खड़े ही हथकड़ियां और बीड़ियां पहनने की सजा दी जाती थी। उस दशा में ही उन्हें खड़े खड़े शौचालय का इस्तेमाल करना पड़ता था। उल्टी करने के दौरान भी उन्हें बैठने की इजाजत नहीं थी। लेकिन यहाँ से सावरकर की दूसरी जिंदगी शुरू होती है। सेलुलर जेल में उनके काटे 10 साल 9 महीने ने अंग्रेजों के प्रति सावरकर के विरोध को बढ़ाने की बजाय समाप्त कर दिया। मैं तो सावरकर की जो पूरी लाइफ है उसको 4 पार्ट्स में देखता हूँ। पहला जो उनका था वो एक रोमांटिक रेवोल्यूशनरी का था, जिसमें उन्होंने 1857 की एक किताब भी लिखी थी, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें उन्होंने सेकुलरिज्म को बहुत अच्छा कहा था। जब उनको अरेस्ट किया गया तो अरेस्ट होने के बाद जब असलियत से उनका सामना हुआ 11 जुलाई को वो वहां पर पहुंचे और 2 महीने के भीतर 29 अगस्त को सावरकर ने अपना पहला मर्सी पिटीशन लिखा। उसके बाद अलग अलग टाइम पर उन्होंने 6 मर्सी पिटीशंस 9 सालों में वहां पर लिखी। उस जेल के जो रिकॉर्ड्स हैं वो ये बताते हैं कि हर महीने 3 या 4 कैदियों को फांसी दी जाती थी और फांसी का जो यार्ड था वो सावरकर के बराबर नीचे ही था। हर 15 दिन बाद हर कैदी का वजन लिया जाता था। 11 जुलाई 1911 में जब सावरकर जेल गए थे तब उस दिन उनका वजन 51 केजी था और 3 साल बाद जब उन्होंने चौथा मर्सी पिटीशन दिया उस वक्त उनका वजन था 57 केजी, यानी उनका करीब 6 किलो वजन बढ़ा था जेल में। बाद में सावरकर ने खुद और उनके समर्थकों ने अंग्रेजों से माफी मांगने को इस आधार पर सही ठहराया कि ये उनकी रणनीति थी, जिसकी वजह से उन्हें कुछ रियायतें मिल सकती थीं। एक बार इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ आर्ट्स के प्रमुख राम बहादुर राय से पूछा गया कि आखिर भगत सिंह के पास भी माफी मांगने का विकल्प था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो इस पर उन्होंने कहा कि भगत सिंह और सावरकर में बहुत मौलिक अंतर है। भगत सिंह को जितना मैंने पढ़ा मैं कह सकता हूँ कि भगत सिंह ने जब बम फेंकने का फैसला किया उस दिन उन्होंने ये भी फैसला कर लिया था कि हमको फांसी का फंदा चूमना है। दूसरी तरफ सावरकर वो बहुत चतुर क्रांतिकारी थे, तो वो भूमिगत रहकर अपने काम को करने का जितना उन्हें अवसर मिले इसके लिए वो हर क्षण कोशिश करते रहते थे। मेरा दृष्टिकोण ये है कि वीर सावरकर
इस पचड़े में नहीं पड़े कि हमको ये कहा जाएगा कि उन्होंने माफी मांग ली। वो तो ये चाहते थे कि अगर बाहर चलेंगे तो हम जो करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। अंडमान से वापस आने के बाद सावरकर ने एक बुक लिखी, हिंदुत्व हु इज हिंदुत्व, जिससे उन्होंने पहली बार हिंदुत्व को एक राजनीतिक विचारधारा के तौर पर इस्तेमाल किया। हिंदुत्व को तो वो एक पॉलिटिकल आइडिया के तौर पर एक तरह से पॉलिटिकल मैनिफेस्टो है उनकी वो किताब। वो बताते हैं कि इस देश का जो भी इंसान है वो हिंदू है मूलतः, और इस देश का नागरिक वही हो सकता है जिसकी पृथ्वी या मातृभूमि या पुण्य भूमि यही है। तो इस परिभाषा में पुण्य भूमि, पितृभूमि, मातृभूमि तो किसी का भी हो सकता है, लेकिन पुण्य भूमि हिंदुओं का होगा, जैनियों का होगा, सिखों का होगा, बौद्धों का होगा। लेकिन मुसलमानों की ये पुण्य भूमि नहीं है, ईसाइयों की ये पुण्य भूमि नहीं है। तो उस डेफिनेशन में तो मुसलमान और ईसाई कभी इस देश के नागरिक हो ही नहीं सकते। इस पर सावरकर के हिसाब से वो हो सकते हैं अगर वो हिंदू बन जाए। हिंदू बन जाए एक डायक्टोमी है जिसको कोई आज तक समझ नहीं पाया कि आप कैसे हिंदू बन जाएं, लेकिन फिर भी आप अपने फेथ को प्रोसीड करते रहे। 1924 में सावरकर को पुणे की यरवदा जेल से 2 शर्तों के आधार पर छोड़ा गया। एक तो वो किसी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेंगे, और दूसरे वो रत्नागिरी के जिला कलेक्टर से अनुमति लिए बिना जेल से बाहर नहीं जाएंगे। सावरकर ने वाइसरॉय के साथ राइटिंग में एग्रीमेंट किया था, टू फुलफिल द कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एंड हिंदू महासभा, आई विल स्पेंड माई लाइफ इन अपोजिंग गांधी, कांग्रेस एंड मुस्लिम्स। अंग्रेज उनको हर महीना पेंशन दिया करते थे, 60 रुपए महीने उनको पेंशन मिलता था। तो सावरकर अंग्रेजों की ऐसी कौन सी सेवा करते थे जिसके लिए उन्हें पेंशन मिलती थी? अंग्रेजों के लिए मुखबरी करने के लिए। अतिवादी विचारों के बावजूद सावरकर का टेस्ट बहुत अच्छा था। वो अच्छी चॉकलेट्स, जिनाटिन ब्रांड की विस्की पसंद करते थे। आशुतोष आगे लिखते हैं, सावरकर 5 फुट 2 इंच लंबे थे। अंडमान की जेल में रहने के बाद वो गंजे हो गए थे। बीमारी के कारण उन्होंने तंबाकू सूंघना शुरू कर दिया था। अंडमान की जेल कोठरी में वो तंबाकू की जगह जेल की दीवारों पर लगा चूना खुरच कर सूंघते थे। इससे उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ा, लेकिन इससे उनकी बंद नाक खुल जाती थी। उन्होंने सिगरेट और सिगार पीने की भी कोशिश करी, लेकिन वो उन्हें रास नहीं आया। वो कभी कभी शराब भी पीते थे। नाश्ते में वो 2 उबले अंडे खाते थे और दिन भर कई प्याले चाय के पीते थे। उनको मसालेदार खाना बहुत पसंद था, खास तौर से मछली। वो अल्फांसो आम, आइसक्रीम और चॉकलेट के भी बहुत शौकीन थे। वो हमेशा एक जैसी पोशाक पहनते थे, गोल काली टोपी, धोती या पेंट कोट, कोट की जेब में छोटा सा हथियार, इत्र की एक शीशी, एक हाथ में छाता और दूसरे हाथ में मुड़ा हुआ एक अखबार। सावरकर की छवि को उस समय बड़ा झटका लगा जब महात्मा गांधी हत्याकांड में शामिल होने के लिए 8 लोगों के साथ उन्हें भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन सबूतों के अभाव में उनको बरी कर दिया गया। पूरे संघ परिवार को बहुत समय लग गया गांधी के मर्डर के दाग को हटाने में। 1948 में सावरकर जेल में गए। उसके बाद उनका एक्विटल हुआ। उसके बाद से 64 तक वो जिंदा रहे, लेकिन इस पीरियड में कभी उनको एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिली। आरएसएस भी उनसे बहुत ज्यादा पब्लिकली इंटरेक्ट नहीं करती थी। एक तरह से वो बिल्कुल अलग थलग पड़े रहे, क्योंकि उनसे सस्पिशन कभी हटा ही नहीं। और फाइनली जब मांग होने के बाद जो कपूर कमीशन की रिपोर्ट आई, उसके बाद तो उस रिपोर्ट को आप देखेंगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि वो गांधी मर्डर केस बगैर सावरकर के नॉलेज के हो सकता था। तो जो निडल ऑफ सस्पिशन है वो सावरकर से कभी हटा ही नहीं। सावरकर के जीवन के आखिरी 2 दशक राजनीतिक एकाकीपन और अपयश में बीते। सावरकर के एक और जीवनीकार धनंजय कीर उनकी जीवनी सावरकर एंड हिज टाइम्स में लिखते हैं कि लाल किले में चल रहे मुकदमे में जज ने जैसे ही उन्हें बरी किया और नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा सुनाई, कुछ अभियुक्त सावरकर के पैर पर गिर पड़े और उन्होंने मिलकर नारा लगाया, हिंदू हिंदी हिंदुस्तान, कभी न होगा पाकिस्तान। दरअसल उन पर आखिरी दिनों में जो कलंक लगा, उसने उस विरासत पर अंधकार का बादल डाल दिया है। जब सावरकर महात्मा गांधी की हत्या से जुड़ जाते हैं, सावरकर समाप्त हो जाते हैं। इसलिए उनका जो राजनीतिक उत्तराधिकार है या उनकी जो राजनीतिक धारा है
वो भी वहीं सूख जाती है। 1966 में अपनी मृत्यु के कई दशक बाद भी भारतीय राजनीति में सावरकर एक पोलराइजिंग फिगर हैं। या तो वो आपके हीरो हैं या विलेन। पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में जब नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट सावरकर को रेस्पेक्ट देने के लिए वहां पर पहुंची, तस्वीर सावरकर की जहां लगाई है, तो उन्होंने अनजाने में गांधी जी की तरफ अपनी पीठ घुमाई थी, क्योंकि गांधी जी की तस्वीर बिल्कुल सामने है। यह हकीकत है आज की राजनीति की। अगर सावरकर को आपको रिस्पेक्ट देनी है तो गांधी जी की आइडियोलॉजी की तरफ आपको पूरी तरीके से पीठ घुमानी ही पड़ेगी, या अगर गांधी जी को अगर स्वीकारना है, उनको अगर रिस्पेक्ट देना है, तो सावरकर की आइडियोलॉजी को पूरी तरीके से नकारना होगा। लेकिन सोचने की बात है कि सावरकर और नाथुराम और आरएसएस ने क्या सिर्फ पार्टीशन की वजह से गांधी जी की हत्या की थी, या शायद गांधी की हत्या पूना पैक्ट की वजह से हुई, क्योंकि अंबेडकर और बहुत सारे कांग्रेसी शूद्रों को अलग अधिकार और इलेक्टोरल देने की मांग कर रहे थे, और आरएसएस को डर था कि अगर ऐसा हुआ तो उनका हिंदुत्व वाला गेम खत्म ना हो जाए। यह वाली कहानी कभी किसी और दिन। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।